ग्रुप पे पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज ऑन एपी, और ये आपके एग्जाम्पलर में से है। एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन को एक केस स्टडी की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1। पहली बात तो आरव, जनवरी में कितने डेज होते हैं? कितने डेज होते हैं? हाँ, हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? क्यों? बिल्कुल सही आंसर निकाला। 31 ऐड करते 496 आता आपका। मैम स्क्रीन मैम ब्लैक आ रही है। हाँ मैम ब्लैक आ रही है मैम स्क्रीन। बच्चे, मेरी तरफ से नेट ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो। मुझे नहीं पता अब क्यों है, इसमें कल भी अपडेट था, पता नहीं क्या हो गया इसको। जनवरी 1 में मैंने कुछ लिखा नहीं है बच्चे, ये मैंने सिर्फ यहीं तक छोड़ा हुआ है। 2008 का कोई मतलब नहीं है, चाहे 2007 होता, बिकॉज जनवरी विल हैव 31 डेज एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई भी हो एट द एंड ऑफ द डे, जनवरी के पास 31 डेज है। कंफ्यूजन क्यों थी? 30 डेज हमने क्यों लिखे? क्यों लिखे हमने 30? या हमें क्यों कंफ्यूजन हुई कि जनवरी में कितने डेज हैं? क्या समझ नहीं आता? 10th में आकर हमें क्यों समझ नहीं आ रहा है, या हमें सोचना भी क्यों पड़ा कि जनवरी है 31 डेज और 30 डेज? ये सीरियस प्रॉब्लम है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ अगर मुझे नई रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं नहीं रखूंगी अपने पास। आई सेंड यू बैक होम, जहां मर्जी जाओ पढ़ो, जो आपको ऐसी नॉनसेंस आपकी बर्दाश्त करे उनके पास जाके पढ़ो, पर मुझे अब रिजल्ट्स चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए। आपके टेस्ट में कम से कम दिखा तो सही कुछ मार्क्स ले रहे हो। एब्सेंट है, हम यहाँ घूमने गए हैं, हम वहां गए हैं, हमारा ये इशू है। प्लीज पेपर जब फाइनल होगा ना, तब ये इश्यूज देना वहां पर कि मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी थी, यहाँ गए थे, वहां गए थे, सब इश्यूज वहां देना। एक्सीडेंट हुआ था, गिर गए थे। जब बोर्ड पेपर होंगे तब आपके सारे इशू रहेंगे, फिर सब आ जाएंगे मार्क्स नहीं आए जी, बस नहीं आए। क्यों नहीं आए पता नहीं, पढ़ाया नहीं ठीक से था। आपको जितनी वर्कशीट्स मिली हुई है, आई वांट एवरी वर्कशीट सॉल्व। आपके पास डाउट्स हो जब मैं आऊंगा। Kanika was given her pocket money on January 1st, 2008. This much is fine. She puts 1 on first day, ₹1, 2 on second day, 3 on third day, so on till the end of the month. कितने मंथ में डेज होते हैं? 31। तो 31 डेज में उसने ये साइकिल चलाया है। कुछ नहीं, उसने 1 2 3 4 करके 31 तक नंबर्स को हमें ऐड करना है। सो शी ऑल्सो स्पेंड 204 फ्रॉम हर पॉकेट मनी। जितनी पॉकेट मनी उसमें से 1 2 3 करके वो अपने पिगी बैंक में डालती जा रही है, उसमें से उसने 204 स्पेंड भी किया। दिस मच शी स्पेंड, एंड एट द एंड ऑफ द डे शी हैड ₹100 विद हर। उसके बाद अपने 100 रुपए थे। समझ में आ गया? राइट। तो उसने कहा है व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड बाय हर टिल जनवरी 13, 2008। जनवरी 13 को उसने कितना अमाउंट सेव किया हुआ था? तो यहां पर आपको क्या समझ नहीं आया कि हमें टर्म निकालनी है या सम निकालना है? किसने टर्म निकाल कर लिखा हुआ 13 रुपीज सेव? आई थिंक हरगुन है। टिल जनवरी 13 कितने सेव हो गए? ऑन जनवरी 13 तो नहीं कहा मैंने। क्या लिखेंगे इसमें, क्या निकालेंगे? सम ऑफ एपी निकालो फटाफट से। सम ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स? 13 टर्म्स। सम ऑफ एपी 13 टर्म्स। गलत है तभी मार्क किया हुआ मैंने। चलो आंसर निकालो। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? चलो कितना आंसर होगा इसका? 91। क्या लिखाओगे? 13/2, 2 into 1 plus n-1, 13 into कॉमन डिफरेंस d। ये कर सकते हैं डायरेक्टली। n into n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज 13 into 14/2। समझ में आता है नहीं हमें? ये फॉर्मूलाज याद है हमें कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट है अब इसके बाद। तो इसका आंसर होता है ₹91। टिल January 13 amount saved is ₹91। What was the money in piggy bank at the end of the month? तो कितने नंबर्स को हमें ऐड करना है? कितने नंबर्स को? 31। 31 को ऐड करो, फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? n into n+1/2। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 31 इंटू 32 बाय 2, आंसर आता 496. टोटल पॉकेट मनी दैट शी रिसीव्ड 496 उसने पिगी बैंक में डाले हैं, 204 उसने खर्च किए हैं और 100 उसके पास अभी भी बचे हुए हैं. समझ में आया? 296 in the piggy bank, 204 that she still has, that she spent, and 100 she still has. समझ में आ गया? आंसर होगा ₹800. The total pocket money that she received is 800. समझ में आ गया बच्चे सबको? Now this question was a little different. इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन है, राइट? इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स बताने कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 37. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 87. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 32. और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10. पहली बात. सेकंड, पहले तो सबके कोऑर्डिनेट्स बताओ. उसने कहा है फिफ्थ स्टूडेंट ई वांटेड टू प्लांट हर फ्लावर्स इन दिस एरिया. द टीचर इंस्ट्रक्टेड ई टू प्लांट हर flower plant at point E such that CE ratio CB, मतलब 2 पॉइंट्स है C और B, CB CE रेशियो EB कितनी हो गई? 3:2. मतलब एक पॉइंट E है यहाँ पर जहां पे उसे प्लांट करना है अपना, और रेशियो क्या होनी चाहिए? 3:2. C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 3:2 और B के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको 10:2. अब आप निकाल सकते हो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो E पॉइंट कहीं यहां पर आएगा और वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 6,5 पर. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 6,5. तो कुछ ये पॉइंट हो जाएगा 6,5 बिकॉज द फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल. अब क्या करेंगे इसको? यहां मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. यहाँ तुमने इसको गलत मल्टीप्लाई किया है ना? हाँ, क्यों? हाँ जी, किया था हमने क्वेश्चन ये. अब करो सॉल्व इसको. क्यों वेट कर रहे हो कि मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगी? आपको पता है फॉर्मूला बता दिया. नाउ नीड टू मल्टीप्लाई 30 प्लस 6 बाय 87 होगा ना? 10 to 2 लिखा हुआ है मैंने, ये डी होगा. So it will be 24 plus 6 by 3 plus 2. आता है ना फॉर्मूला में? Then 35,2. 21. क्या बच्चे? मैम 30/5,2 का कोऑर्डिनेट. हाँ जी, 21 plus 4 upon 3 plus 2. यही आ रहा है आंसर. क्या हो जाएगा हमारा? ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6,5. फर्स्ट क्वेश्चन डन. तो हमें पहले तो निकालना था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट ई. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी. ए डी का डिस्टेंस निकालना है, वो ऑलमोस्ट सबका सही था. क्या आएगा? √74. अगर मैंने मार्क्स नहीं काटे हैं तो अपने आधा नंबर कटवा लेना, क्योंकि आपने अगर यूनिट्स नहीं लिखा है तो. √74 यूनिट्स मैंने नहीं काटे हैं. कहीं के काट भी लिए होंगे, पर अगर नहीं काटे आपके मार्क्स, हाफ नंबर नहीं कटा है, दैट मीन्स आपका ये हाफ मैंने एक्स्ट्रा ही दिया है आपको. पेपर में बिल्कुल इसके मार्क्स कटेंगे यूनिट्स ना लिखने के. समझ में आ गया? √74 फाइन. देन नेक्स्ट उसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. देखो थोड़ा सा सोचना होता है. हमें ईडीसी एरिया निकालना है. ईडीसी या ईसीडी का एरिया निकालना है. जो सीडी है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो सीडी की लेंथ कितनी होगी? 3 और यहाँ पे 10. सीडी की लेंथ क्या है? 7 यूनिट्स. इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. दिस लेंथ इज 5.
और यहां से जाओगे तो ये 3 यूनिट्स आ गया, समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू 7 इंटू 3। ये थोड़ा सा आपको सोचने के लिए कहा था, लीनियर इक्वेशंस में से आना था इस चीज को। बच्चे 4 क्यों, यहाँ तक 5 होगा, ये 6 तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस देखो जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, यहां से 0.5 पर जाएगा, मतलब ये 5 लेंथ आएगी ना यहाँ तक, वर्टिकल डिस्टेंस 5 होगा। यहां तक ये 2 यूनिट्स है, तो ये डिस्टेंस कितना जो ट्राइंगल में आ रहा है कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी ओनली बिकॉज हमारा सीडी जो है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आपको डिस्टेंस का या एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाना था, आपको डायरेक्टली हाफ इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ही 7 इंटू 3 करके आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आना था। क्लियर हो गया इतना, इतना क्लियर है हमें, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट वाज टू फाइंड, ये क्वेश्चन मैं इतनी बारी करवा चुकी हूँ आपको और समझा चुकी हूँ कि ये पेपर में एक आएगा ही आएगा। So this says 1 मार्क का क्वेश्चन है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो सच में छोटे से बच्चों को समझ नहीं आता, 10th में इतने तुम पेपर्स दे चुके हो, उसके बाद तुम पेपर्स भी ऐसे भेजते थे। हाँ चेक करना चाहिए। P आपको दिया हुआ है 3 4, Q दिया हुआ है -2 3, R दिया हुआ है -3 -2, और S हमें एक निकालना है, उसके हमें वर्टिसेस नहीं गिवन, तो उसने कहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम PQRS। ये मैंने क्वेश्चन इतनी बारी करवा दिया, ये चीज और एक सेंट्रॉइड, बिकॉज आई हैड वन टाइम एक्सपीरियंस था। एक बच्चे ने मुझे कहा मैम पेपर फाइनल मतलब फाइनल से जस्ट 1 मंथ पहले कि मैम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला नहीं आता, नहीं याद है। तो आई मेड श्योर कि ये चीजें मैं आपको दिसंबर तक तो बस पता हो। पैरेललोग्राम में क्या हम यूज करते हैं रूल, क्या हम डिस्टेंस निकालते बैठते हैं, किसने डिस्टेंस निकाला हुआ था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सब। पैरेललोग्राम का सिंपल रूल क्या है, अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम में एक मिसिंग वर्टेक्स निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, डायगोनल्स का क्या होता है रूल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज सेम। तो आप पीआर का मिड पॉइंट निकालोगे और एसक्यू का मिड पॉइंट निकालोगे, दोनों सेम होगा। समझ में आ गया, पीक्यू का पीआर का मिड पॉइंट और क्यूएस का मिड पॉइंट निकालोगे, दोनों सेम होगा। पी हमें दिया हुआ है 3 4, क्यू दिया हुआ है -2 3, आर दिया हुआ है -3 -2, एस दिया हुआ है XY। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब तुमने यहाँ गुरशान क्या किया हुआ, तुमने 4 + -2 क्या लिखा है तुमने, ये सी अपनी कैलकुलेशंस देखो क्या लिख रहे हो तुम। पढ़ाई पे जब आते हो तो सारी टेंशन सब जो दिमाग में चल रहा है या जो भी बात हो रही है वो सब छोड़कर आया करो घर पे। मिड पॉइंट ऑफ पीआर क्या होगा निकालो, व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ पीआर, (0,1). तुमने क्या लिखा हुआ है, इसको प्लस कर दिया है ना, कैसे, क्या समझ नहीं आया तुमने, नहीं बच्चा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2। लिखो इस चीज को, अगर फॉर्मूला नहीं याद है, मुझे शक्ल देख रहे थे, लिखो इस चीज को। अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मैं दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगी, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो मिड पॉइंट ऑफ पीआर विल बी 0 1। व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूएस, क्या लिखोगे इसको,
मिड पॉइंट ऑफ QS क्या होगा? x minus 2 by 2 and y plus 3 by 2. This is midpoint of QS. हम क्या करेंगे? ये दोनों अल्टीमेटली सेम है, दोनों पॉइंट्स अल्टीमेटली सेम है, तो इसका मतलब x minus 2 by 2 is equal to 0 and y plus 3 by 2 is equal to 1. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 minus 1. हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स मिसिंग है S वाला, वो उसकी वैल्यू होगी 2 minus 1. It will be 2 minus 1. क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सबका सही था. एक सिंपल सी बात थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में से है, ठीक है, तो हाई चांसेस है ये पेपर में आ सकता है. जब आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, देखो वर्टिसेस क्या दिया हुआ है, 0 4 0 0 एंड 3 0. अब थोड़ा सा माइंड को ओपन करके चलो. ये आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है वाई एक्सिस पर 0 4, एक दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर 3 0 और एक है ओरिजिन. ट्रायंगल कौन सा बना है? ये राइट एंगल. इसका एरिया भी पूछ सकते हैं, ठीक है. तो कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस? इसका बेस निकाल सकते हो, कितना होगा? 3. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये वाली साइड कितनी है? 4. और ये कैसे निकालेंगे थर्ड साइड? हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से आ जाएगा, ठीक है. आई हैड वन बच्चा जिसने ना तीनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला हुआ है कि 3 4 और ये 5 आ गया, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 12 यूनिट्स. नाउ दिस क्वेश्चन हैड एमसीक्यू फॉर्म में था, यूनिट्स नहीं लिखते तो पता ही है कि वहां पे ऑप्शन मार्क करना है, 12 लिखा है. बट अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो प्लीज 12 यूनिट्स लिख कर आना. एरिया में स्क्वायर यूनिट्स और यहाँ पे 12 लिखो इस क्वेश्चन को. आपके क्वेश्चंस में अगर इश्यूज थे, समझ में आती है बात, पर एक क्वेश्चन की वजह से आप ये नहीं है कि आप पूरा ही वो कर दोगे कि हाँ. नहीं, कहाँ से होता है? होता हो तो मैं, ये वाला तो कॉपी है. नहीं हो रहा है बेटा, इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो है, व्हाइट बोर्ड में होता है, कहाँ होगा? नहीं हो रहा ना? हाँ, कहाँ पर? नहीं हो रहा बच्चे, ये सिर्फ मूवमेंट के लिए है, वर्ड नहीं है ना बच्चे, ये दिस इज नॉट एमएस वर्ड, इसमें नहीं होता. हाँ हाँ, भेज दो. हाँ वो भेज दो, उसका टाइम कम लगेगा. क्वेश्चन नंबर 5 आफ्टर दिस. फोर्थ हो चुका है ना? हाँ भेज दो, अभी फिलहाल के लिए एक बार भेजो. मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा काम, मतलब कि ठीक है मैं डॉक्यूमेंट नहीं बना रही. थैंक यू. नहीं, रुक जाते हैं. ये लास्ट वाले की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं एडिट कर दूंगी इसको. थैंक यू. जितना तुम ये कन्वीनियंस करते हो ना, पढ़ लो, ज्यादा कन्वीनियंट होगा मेरे लिए ज्यादा अच्छा वो है कि आप पढ़ना शुरू कर. क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 449. तो आपको 9th टर्म दी हुई है, ठीक है. क्या लिखते हैं 9th टर्म ऑफ एन एपी? a plus 8t is equal to 449 एंड 49th टर्म 449th टर्म, तो क्या लिखेंगे? a plus 448d is equal to 9. हम क्या करते हैं इसके बाद? माइनस, यहां से आ जाएगा माइनस 440d is equal to 440. d की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एज 449 plus 8. कितना आ जाएगा? 457. फर्स्ट टर्म 457 आ गई, d -1. समझ में आ गया ये सबको? अब आपको कहा है विच टर्म इज 0, तो 457 प्लस n -1 इंटू -1, ये हमें किसके इक्वल चाहिए? 0 के.
ये ऑलमोस्ट सबका क्वेश्चन सही था, अगर नहीं है तो लिखो इस चीज को। आपको दो टर्म्स दी हुई है, आपने दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाली 449 एंड 9। So 458th term is 0. समझ में आ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब ऐसा एक क्वेश्चन आता है ना हमारा, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू दिस क्वेश्चन यूजिंग ऑप्शंस। ऐसे वाले क्वेश्चन को ना ऑप्शंस के थ्रू कर लो। लंबा पड़ता है, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये करना। लिखो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? द टर्म्स आर इन एपी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है सॉल्व करने के लिए, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं हो रही है हमारे पास। ये आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन के फैक्टर्स भी ठीक बनते हैं, ठीक है, आपके ठीक बने थे। और इसके बाद भी अगर हमें पता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो व्हाई डोंट वी पुट द वैल्यू? इफ आई पुट 5, 1/7, 1/10, 1/8, 1/10, आर दे इन एपी? 5 पुट किया, 1/7, 1/8, 1/10, आपको लगता है एपी में है? 1/8 माइनस 1/7, 1/10 माइनस 1/8, यहाँ पे एलसीएम 56 आएगा और यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। दे आर नॉट इन एपी, समझ में आया? राइट। अब ऐसे ही इफ आई पुट 3, it's always better if I go do this question with options 1/5, 1/6 और हमारे पास आ जाएगा 1/8। 1/6 माइनस 1/5, 1/8 माइनस 1/6 नॉट इक्वल। समझ में आ गया? इफ यू पुट 1, 1/3, 1/4, 1/6, अब बताओ, इसका एलसीएम 12 है, इसका 24, ऊपर 2 आ जाएगा, they'll cancel। यस, तो आंसर क्या होगा? 1। समझ में आ गया? सिर्फ इसको डिटेल तो सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने का वे, इसके लिए क्वेश्चन दिया था कि वी शुड नो विच क्वेश्चंस एमसीक्यू में ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर उन्हें एमसीक्यू की तरह ही लो। मैंने कहा था ना, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर मेथड भी कर रहे हो, अगर आपने मेथड में कहीं इधर उधर गलती की है, मैंने मार्क्स नहीं दिए उसके, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, अब सॉल्व करना है, तो x+2 माइनस x माइनस 3, x+2 इंटू x+3, x+3 माइनस x माइनस 5 अपॉन x+5 इंटू x+3। समझ में आ गया? लिखो इस चीज को क्विकली। अगर मुझे इसे डिटेल सॉल्व करना है कि व्हाई द आंसर विल कम एज 1, हाउ? समझ में आ गया ये? अब इसको सॉल्व करो फर्दर। It will be -1 upon x square plus 5x plus 6 minus 2 upon x square plus 8x plus 15। ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करो खुद से ये, 2x² plus 10x plus 12। प्लीज कम टुमारो, क्योंकि कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इजी है, इंटरेस्टिंग है, सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। और इसके बाद कल और परसों की क्लास होगी, मंडे की आपकी, ठीक है। 2 क्लासेस में काफी सिलेबस होगा, पर पिछले 5 दिन, इन 5 दिनों में पिछला सिलेबस पूरा रिवाइज करो। यू शुड हैव योर डाउट्स कि क्या करें क्या नहीं करें। आपको वर्कशीट चाहिए, आपको वर्कशीट्स और मैं दे दूंगी,
ब्लाइंडली मैं अपना एक पिछला वाला ग्रुप डिलीट कर रही हूँ, उसकी सारी वर्कशीट्स मैं रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ, मैं सारी आपके पास भेज रही हूँ सो दैट आई हैव इट इन वन प्लेस। समझ में आ गया? आपके सिलेबस के रेलिवेंट है चाहे नहीं है, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो सकते हैं उसमें, नो वरीज, उनको छोड़ देना, पूछ लेना मुझसे, मुझे मैसेज डाल देना चाहे। नहीं बच्चे, ये आएगी एक्स स्क्वायर, क्या कह रहे हो बच्चा? हाँ क्यों? अच्छा मंडे से, तो क्या फायदा, फिर 5 दिन की छुट्टी होगी, कल भी ले आओ उसको, मंडे ना लेकर आओ, कल से। नहीं मंडे को पार्टी नहीं होगी, 23rd को होगी टीचर्स डे की पार्टी, जो आपकी ड्यू थी, उसमें कितनी खुशी आती है, फिर चेहरे पे ऐसे हंसी आ जाती है, पढ़ने के टाइम पे ऐसे हंसी आनी चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, इसलिए मैं डांट रही हूँ, सीरियसली गाइस पढ़ लो। मैं सच में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि मुझे आपकी फीस चाहिए, मुझे सच में रिजल्ट चाहिए बाप, सच में कह रही हूँ, मैं निकाल दूंगी नवंबर से, मैं सबकी पूरी फुल फीस रिफंड करूंगी जो अक्टूबर फीस की है, कि ले जाओ प्लीज, आई कैन नॉट, आई विल नॉट। ये मैं छांटना करना शुरू कर देना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे पास यहाँ झुंड बैठा हो, जो पढ़ने वाला बच्चा है सीरियसली मुझे एफर्ट दिखने चाहिए आप, कि आप पढ़ रहे हो, डाउट्स है, सारा मैथ्स अब हमारा सॉल्व होना चाहिए, ये यहाँ से गलती कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1, समझ में आ गया? x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1। मुझे आपका एफर्ट दिखना चाहिए कि आप पढ़कर आ रहे हो, मुझसे डाउट्स पूछ रहे हो, तब तो मैं बिठाऊंगी। अगर आपका बिल्कुल एब्सेंट है, टेस्ट नहीं दे रहे हो, वो सब करके आ रहे हैं, तो प्लीज आप कहीं और जाओ जहां पे टेस्ट ना लेते हो, ठीक है? -3 हम इसलिए नहीं रखेंगे बिकॉज दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। -3 रखने पर ना ये फ्रैक्शन 1/0 बनती है, जिसका हमारी मैथ्स में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी 1। क्वेश्चन, हाँ क्या? नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, कल अगर आपका ये एमसीक्यू के बिना आता है, ऑप्शंस के बिना आता है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना? कल 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन दिख जाता है मुझे, तो हाउ विल आई सॉल्व? तो कुछ नहीं करना, एपी में अगर 3 टर्म्स दी होती है ना, तो हमेशा सॉल्विंग का वे होता है कॉमन डिफरेंस सेम करो। क्वेश्चन नंबर 7 में एजर्शन रीजनिंग में दिया हुआ था, ये एपी है, √5, √20, √45, √80, यही था, √80 दिया हुआ ना, इसका सम निकालना है, सम अप टू n टर्म्स। ऐसी वाली एपी में जो स्क्वायर रूट बन रही है, अब दिया हुआ एपी है तो आपको निकालना पड़ेगा, ये √5 है, √20 को कैसे लिखोगे? 2√5, 45 को कैसे लिखोगे? 3√5, 80 को कैसे लिखोगे? 4√5। फर्स्ट टर्म, अब इसको सम कर रहे हो आप, सी अब ये समझने वाली बात हो जाती है, मैं इसे ऐसे सम कर रही हूं, फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकंड टर्म में 2 आया, थर्ड टर्म में 3 आया, फोर्थ टर्म में 4 आया, फिफ्थ टर्म में 5√5 आएगा, और जो मेरी लास्ट टर्म होगी उसमें क्या आएगा? n√5। तो मैंने क्या किया, इन सब में से √5 को कॉमन ले लिया, समझ में आ रहा है? लिखो, √5 कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3 so on till n। क्वेश्चन इजी हुआ सॉल्व करना? What is 1 + 2 + 3 so on till n? क्वेश्चंस में दिस इज द स्ट्रीमिंग, अब हमें चाहिए थोड़ा सा हम उनको छांटना शुरू करें कि हम इसे इजी कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म √5, कॉमन डिफरेंस √5 लेके कोई भी सॉल्व करेगा, बट थ्रू आउट देखो √5 बाहर निकल रहा है। रिमेंबर आपका जो क्वेश्चन था एपी का स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वाला, जिसमें वॉल्यूम निकालना था, या जिसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया हुआ है, आपने डायमीटर वो सर्कमफ्रेंस हाफ लेके चलते हो, बुक के वो क्वेश्चंस देखो, उसमें मैंने कॉमन निकाल कर आपको सॉल्व करवाया था, राइट? तो ये आ जाएगा √5 और ये हो जाएगा n × n + 1/2। आंसर इज करेक्ट, एजर्शन बिल्कुल सही है। और जो रीजन है वो क्या कह रहा है? रीजन, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1/2, तो रीजनिंग इज ऑल्सो फाइन, ठीक है ना? तो ऑप्शन में क्या मार्क करूंगी यहाँ पर? ए। आपको फॉर्मूला दे दिया, आप अगर इस सीरीज को लिखते हो, सीक्वेंस को लिखते हो, √5 कॉमन करते हो, आपको सम करना नहीं आता, यू कैन हेल्प टेक दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व इट, तो आंसर विल बी ए पार्ट। समझ में आ गया इतना? कोई बात नहीं, सिलेबस 15 तक खत्म हो जाए, पर हमें रिवीजन करनी है, इतना क्लियर है हमें? assertion is right
and reasoning is the correct explanation, so answer will be A. समझ में आ गया? अब 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। सबने लिख लिया है? सीक्वेंस को ऐड करना आ गया? √5, 2√5, 3√5 से ऐड करना आ गया ना? चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 8 से? क्वेश्चन 8 में सेंट्रॉइड की कुछ बात की जा रही है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन अगर मैं एक्सर्शन देखती हूँ तो शायद लगेगा कि पता नहीं कहां से क्या आ गया। रीजनिंग पढ़ो, कहां से रीजनिंग आपको सही लग रही है। ऑन y एक्सेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट इज 0, ऐसा होता है। ऑन y एक्सेस x कोऑर्डिनेट इज 0, तो रीजनिंग हमारी क्या है? रॉन्ग। अगर रीजनिंग रॉन्ग है तो क्या करना चाहिए हमें? ऑप्शन सी मार्क करो। इतना सा काम था। अब अगर आपको ये क्वेश्चन ए पार्ट हमें दिखता है, बिकॉज ये क्योंकि हमारा एक्सर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, या हमारा ये किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन आपको दिखता है, सेंट्रॉइड होता क्या है? इन 3 पॉइंट्स ट्रायंगल के आपको दिए हैं, तो हाउ विल यू फाइंड सेंट्रॉइड? कैसे निकालोगे? तीनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो वी हैव 1 प्लस 2 प्लस c स्क्वायर बाय 3, 0 प्लस b माइनस 3। 0 नहीं है, a है ना? हाँ ये a है। सर्कम सेंटर होता है जो इक्विडिस्टेंट हो तीनों सेंटर, तीनों वर्टिसेस से, तो उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सेंट्रॉइड मीडियंस का होता है। तो उस चीज में आप क्या करते हो? डिस्टेंस पॉइंट लेते हो सर्कम सेंटर को, एक्स वाई डिस्टेंस। अगर ये P है तो आप लिखोगे PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। एक्स वाई 2 वेरिएबल्स, इसके साथ एक इक्वेशन, इसके साथ इक्वेशन, वो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होते हैं। ये सर्कल्स में मैंने बताया था, ये आगे भी जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल करोगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये सर्कल है, इसके अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना, इन दोनों की साइड्स को, इन दोनों की रेडियस को कंपेयर करना होता है। दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब आपको पता है ये सेंट्रॉइड है जिसके बारे में मेंशन है इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जहां पे लाइज ऑन एक्स एक्सिस आ जाए, आपको मैंने क्या कहा है, आप क्या करोगे? पॉइंट किस फॉर्म में है? x0, तो आपका ये y कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर सेंट्रॉइड के फॉर्मूला से बनकर आया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो वो कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 3, assertion is true, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन इज सी। समझ में आ गया इतना हमें? अब आते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी ने मिड पॉइंट निकाल दिया। पहली बात तो जब आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो, सबने लिख लिया था क्वेश्चन 8 लिख लिया था ना? पहली बात तो पॉइंट कहां पे लाई करता है, कौन सा पॉइंट निकालना है जो कहां पर हो? y एक्सिस पर। y एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? 0y की फॉर्म में। तो आप मिड पॉइंट क्यों निकाल रहे हो? क्यों हमारा दिमाग अलर्ट नहीं होता कि हाउ कैन आई फाइंड मिड पॉइंट? तो मुझे 0y की फॉर्म में पॉइंट चाहिए। तो एक y एक्सिस पे पॉइंट जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, 1 5 और 4 6। बताओ क्या मुश्किल है? क्या निकालेंगे इसमें हम? डिस्टेंस फॉर्मूला, 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 to 7 आ जाओगे आप टेस्ट आगे डिस्कस करने के लिए? सब आ जाओगे 6 to 7? क्यों? ऑनलाइन आ जाओ, टेस्ट डिस्कशन हो जाएगी, आज खत्म हो जाएगा। वरना आई रियली वांट कि 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हाँ रेशियो नेगेटिव आती है, तो उस केस में क्या करोगे? जिसने लिखा है ना नॉट पॉसिबल या नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, उसको मैंने मार्क्स दिए हैं। समझ में आ गया? राइट। आई रियली वांट कि ये पूरा टेस्ट डिस्कस हो जाए। 6 to 7 में ये टेस्ट डिस्कस होगा, आप लोग आ जाना 6 to 7 में। समझ में आ गया? तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, या कल सब आ रहे हो? कल तो आ रहे हो ना? ठीक है, तो कल आपकी मैं 1.5 घंटा क्लास कर दूंगी, आधा घंटा ये टेस्ट डिस्कशन में लगा दें। 6 to 7 रहना, ठीक है? निकालो, चलो सॉल्व करो इसको। y की वैल्यू 13 आएगी। आपको पॉइंट लिखना है 0 13 की फॉर्म में, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे।
क्वेश्चन 10 बाद में करते हैं, ठीक है। कन्वर ने वैसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ था इसको। इसने कुछ किया, 3 पॉइंट्स दिए, इसने डिस्टेंस एपी निकाल लिया, डिस्टेंस एबी निकाल कर रेशियो निकाल दी। व्हेन ही फाउंड आउट कि रेशियो नेगेटिव आ रही है तो उसने उसे कट कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, एपी डिस्टेंस निकाल दिया, एबी डिस्टेंस निकाल लिया, रेशियो 1:2 आ गया। दिस इज व्हाट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, या किसी एक क्वेश्चन को अप्रोच करना कि मुझे सॉल्व कैसा करना है। पढ़ लो तुम ढंग से, मार्क्स आ जाएंगे। तुम 40s में बैठे हुए हो, सच में कह रही हूँ, इतना दिमाग चलता है ना, सही से मैथ्स में चला लो, इजिली 75+ आ सकते हैं अगर तुम ये सोचकर चल रहे हो, सच में कह रही हूँ। तुम अपने आप, हाँ, बेहोश हो जाए कोई बात नहीं, सब बेहोश हो ऐसे मार्क्स आए, है ना। सच में कह रही हूँ, तुम्हारा माइंड चलता है, तुम्हारे क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे कह रही हूँ। तो मैं डांटती भी तभी हूँ, तो तुम बकवास करते हो, उसको उसको हटा कर ना इन सब चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो, राइट। तो इस चीज में आपको कुछ नहीं करना था, इसमें k:1 की रेशियो लेनी थी। आपका पॉइंट ए दिया है 4:2, पी यहाँ पे लेते, बी लेते 8:4, k:1 की रेशियो है, पॉइंट है 2:1, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है 1, यहाँ मल्टीप्लाई होता है 8k+4/k+1, लिखते 2। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। हमने k की टर्म्स में x कोऑर्डिनेट निकाला, उसे 2 के इक्वेट किया, 8k+4 इज इक्वल टू 2k+2। जब इसको सॉल्व करते हो तो k आता है -1/3, जिसपे आपने लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल, या दिस डज नॉट एग्जिस्ट, या कैन नॉट बी एक्सप्लेन। मैंने पूरे मार्क्स दिए हैं, समझ में आ गया। आई जस्ट वॉन्ट कि आपको ये समझ में तो आता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। वो नंबर्स ऐसे हैं, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रेशियो देता ही है। किसी एक पेपर को उठाओगे ना सैंपल पेपर में, नेगेटिव रेशियो वाला आपको आंसर मिल ही जाएगा, एक क्वेश्चन मिलेगा ही। समझ में आ गया। नवंबर तक किसी भी एक सैंपल पेपर को उठाना, कोई एक्स्ट्रा बुक लेना, उसमें सभी सैंपल पेपर में से एक पेपर होगा जिसमें नेगेटिव रेशियो वाला एक क्वेश्चन दिया होगा। आपके लिए वो नहीं एग्जिस्ट करता, आपके लिए सच में वो आंसर ऐसा ही आएगा, पर आपने उसे फिर भी सॉल्व ऐसे करोगे तो समझ में तो आ रहा है कि हमें, आपको पता तो है करना क्या है, राइट। अदर वे राउंड, डिस्टेंस एपी निकाल लो, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, आंसर तब भी आ जाएगा, 1:2 की रेशियो आएगी बड़े आराम से, राइट। इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है ये हम कल देखते हैं, राइट। -1/3 पे छोड़ देना, आपको नहीं करना इसे सॉल्व फर्दर, ना समझना है, राइट। पर यहां तक तो पहुंचो ना, नेगेटिव आंसर निकालो तो सही। हाँ, आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। द मोमेंट नेगेटिव कम्स, आपको पता ही आउट ऑफ सिलेबस है, आपको इसके ग्रेस मार्क्स ही मिलेंगे। वो तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दिया, बट जब रेशियो नेगेटिव आती है, इस तरह का क्वेश्चन है, पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये तो एक ऑल्टरनेट वे है, पर आंसर, हाँ, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं देंगे जहां पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती, ठीक है। जहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना, वो क्वेश्चन नहीं देते। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से करवा दूं तो मैं बाकी क्वेश्चन फिर एपी से, मैं रेशियो से क्यों करवाऊंगी, राइट। क्योंकि आपने सारी कोऑर्डिनेट नहीं की हुई है। अगर तो सारी कोऑर्डिनेट की हो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हुआ क्या है, आपका जब भी नेगेटिव रेशियो आती है, आपने इस पॉइंट को यहां लिया है, आप कह रहे हो एपी रेशियो पीबी -1/3। पीबी 3 पार्ट्स है, माइनस को छोड़ दो, एपी 1 पार्ट है। पीबी 3 पार्ट्स है, एपी 1 है, और मुझे पता है पी बाहर लाई करता है, ए बी होगा ना, मतलब आउटसाइड ऑफ ए बी लाई करता है, या इस साइड लाई करेगा या इस साइड। अब अंडरस्टैंडिंग देखो, एपी छोटा है, पीबी बड़ा है, तो पी पॉइंट यहां लाई करता है। ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट। समझ में आया। दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड। जब हमें 11th में ये चैप्टर करवाया था, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रेशियोज होती हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, रेशियो नेगेटिव आती है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड कि ये इस तरह से डिविजन हुई है। समझ में आ गया। पॉइंट पी की लोकेशन कहाँ है, एपी छोटा है तो इसका मतलब पी पॉइंट ए के पास है। कल ये रेशियो -3 आती, एपी रेशियो पीबी -3:1 आता, तो मैं पी पॉइंट को यहां लेती। एपी बड़ा है, पीबी छोटा है। समझ में आ गया। तो ये सिर्फ पॉइंट की लोकेशन से होता है। नेगेटिव सिर्फ उसको बताता है कि पॉइंट बाहर है, एबी से आइदर साइड पर है। तो आपने एपी रेशियो एबी निकालनी है, तो ये 1 पार्ट, ए बी कितना हो जाएगा 2 पार्ट्स।
तो रेशियो इज 1:2। आइडली ये वे होता है, वो एक साइड हमने एक फिर अलग से एक वे निकाल लिया, वो अलग बात है, ठीक है। पर ऐसा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया, आपको ग्राफ दिया हुआ है, आप देखोगे तो निकाल सकते हो, पर अगर मैं आपको वो टेढ़ी लाइन ऐसे जा रही हो और ऐसे ट्राइंगल हो, मैं कहूँ इसका एरिया निकालो, वो नहीं आएगा। चाहे उसको भी आना निकालना आता हो कि हम उसके बेस निकालें, ऑल्टीट्यूड निकालें या हीरोन्स फॉर्मूला लगा लें, पर वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि ये नहीं करवाया हुआ, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose an is equal to 3 plus 2/3। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, आपको an दी हुई है, तो क्या करेंगे हम, a1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, 3 plus 2/3 which is 11/3। a2 क्या है, 3 plus, लिख क्यों नहीं रहे हो, लिखो इसको, 4/3 which is 13/3। थर्ड टर्म निकाली, 3 plus 6/3 15/3। इसको कैंसिल मत करो, फर्स्ट टर्म है 11/3, कॉमन डिफरेंस है 2/3, बस फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a plus n-1 into d। समझ में आ गया, ये इतना क्लियर है। So my answer will be n/2 2 into 11/3 plus n-1 into 2/3। n/2 22/3 plus 2/3 minus 2/3। n/2 20/3 plus 2n/3। मल्टीप्लाई करते हो 20n/6 plus 2n²/6। इतना भी ठीक था, यहाँ पे इसे कैंसिल भी कर सकते थे। समझ में आ गया इतना, 10n/3 plus n²/3। इतना क्लियर है बच्चे हमें, ठीक है, फाइन। अब आ जाओ 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इस टेस्ट को दोबारा से घर से सॉल्व करके लाना है, कल मैं चेक करूंगी पेपर्स आपके। कंप्लीट टेस्ट 12th क्वेश्चन तो क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है। यहाँ पर ना बच्चे सिर्फ इतनी गलती थी, ये पॉइंट ए लिखा था, आई डिडंट रियलाइज, त्रिशा सॉल्व भी कर रही थी, पर मैंने तब भी उसकी क्वेश्चन पेपर देख भी रही थी, एंड आई डिडंट रियलाइज कि इसको पी की जगह मैंने ए लिखा, ए की जगह पी लिखा है। अब ये क्वेश्चन करना, यहाँ पे ए लिखो, इस क्वेश्चन को लिख लो। 13th क्वेश्चन में तो ओनली डिफरेंस इज ए होना चाहिए था, यहाँ पर मैंने जब सॉल्व कर रही थी पेपर तब भी मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैंने उसे पी लिखा है। समझ में आ गया, तो जिसने इस क्वेश्चन पे टाइम लगाकर फिगर ड्रॉ की हुई है, मैंने उसे आधा नंबर 1.5 नंबर दिए हुए हैं। क्लियर हो गया इतना, राइट, अदरवाइज कैन क्लियरली से 27 में से मार्क्स है। और बताओ, ठीक है, इस 3 या 4 नंबर कम ज्यादा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हाँ हमें आता था, हम सॉल्व कर लेते, सॉल्व कोई कर ही नहीं पा रहा था, ओवरऑल पेपर ही लगा लो। आपके अगर 25 होते तब मैं कहती हाँ जी इसमें क्वेश्चन में आपके मार्क्स में 3 बढ़ाऊं, ग्रेस 2 27 लगाऊं, मार्क्स ही हमारे 8-9 आ रहे हैं, मतलब पेपर आता ही नहीं हमें। द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम दिया हुआ है, किसने इसको a plus 6 5d लिखकर 42 लिखा हुआ है, किसने लिखा है बताओ, किसी एक बच्चे ने लिखा है a plus 5d is 42। क्लियर कट सम दिया हुआ है, तो हम क्यों 5th टर्म ले रहे हैं या 6th टर्म ले रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। तो क्या फॉर्मूला होता है 6 टर्म्स का सम का, 6/2 2a plus 5d is equal to 42। ये 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 14। 2a plus 5d is equal to 14। रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म is 1:3।
रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। समझ में आ गया इतना? तो 10th टर्म क्या होगी? a प्लस 9d। 30th टर्म क्या होगी? a प्लस 29d। 1:3 की रेशियो आ गई। सॉल्व करो इसको। 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। a इज इक्वल टू b आ जाएगा d। So we'll have 2a is equal to 2d, a equal to d। इसे यहां पुट करो। 7d या 7a is 14, d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू भी 2 आ गई। तो कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म विच इज 2। 13th टर्म कितनी आएगी? 26। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना। 2 ही क्वेश्चन रह गए कल क्लास में। अगर जल्दी हो गया तो हो सकता है जल्दी फ्री कर दूं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे सबको?